Hello student, I am Vishal sir and today I am going to teach you about electric flux. So basically, first of all, we have to know what is the electric flux. Okay? So here, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक सरफेस है. ये हमारे पास एक सरफेस है और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस से जा रहे हैं, कलर है. ओके, तो हम लोगों को ये पता करना है कि इससे फ्लक्स कितना गुजर रहा है. इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल जो सेगमेंट होता है ना, वो चूज करते हैं किसी इस सरफेस पर एक एरिया वेक्टर का. ओके, और यहां पर देखते हैं कि कितना इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो गुजर रहा है ना. अगर इससे एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है तो पूरे सरफेस का जो एरिया है उसके साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हम लोगों को पूरे सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टोटल अमाउंट पता चलता है. और यही जो अमाउंट है, दिस मेजरमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So basically we can define it कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया. किसी भी दिए गए एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उस सरफेस से गुजरने वाले फील्ड लाइन की संख्या का जो है मेजरमेंट वही है. इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. अब यहां पर एरिया वेक्टर क्या कंसेप्ट क्या है, तो कोई भी सरफेस, जैसे ये हमारा एक सरफेस है L इंटू बी, ये इसका एरिया हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. बट जैसे ही इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई सरफेस को हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे ये एक इस सरफेस को जैसे ही हम इमेजिन कर रहे हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा. तो इस एरिया वेक्टर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो गुजरेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, वो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट देगा, है ना. तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ electric field through a given surface. अब देखिए यहां पर ऐसे देखिए, हमारे पास ये एक सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे. इसका एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. लेट अस अज्यूम दिस इज डी ए. ये क्या है, डी ए है. पूरे एरिया का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं और उसका ये छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसका ये डी ए हम लोग लेते हैं. मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे गुजर रहा है, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा. ओके, अब इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा. इस एरिया का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एक इस सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर. दिस इज डी ए साइन थीटा एंड दिस इज डी ए कॉस थीटा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डीए कॉस थीटा से होकर गुजरेगा, ना कि डीए साइन थीटा से होकर गुजर रहा है. डीए कॉस थीटा इस सरफेस के ऊपर वाला, ये वाला.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट लेंगे। सो फ्लक्स को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जो कि बेसिकली सॉरी ये डी फाइव है ना, तो डी फाइव इज इक्वल टू डी ई डी एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी। तो यहां पर हम लोगों को डी फाई का वैल्यू मिला। फाई से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा या ई डॉट ए। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये तीन प्रकार का, एक हो जाता है पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स। तो देखते हैं हम लोग तीनों फ्लक्स के बारे में। पॉजिटिव फ्लक्स, ये जो तीनों फ्लक्स हैं है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये डिपेंड करते हैं एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे। उनका एंगल जैसे जैसे वेरी करता है हमारा फ्लक्स का वैल्यू भी वेरी करता है। जैसे अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है, ये थीटा 90 डिग्री से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, देन द फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड जो है हमारा वो है नेगेटिव फ्लक्स। ओके, नेगेटिव फ्लक्स कब होता है, तो यहां पर है हमारा ये एक सरफेस और इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। यहां पर जो एंगल है ये 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है। जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है वो चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही कारण है कि हमारा ये जो फ्लक्स निकलेगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, देन द फ्लक्स इज नेगेटिव फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा जीरो फ्लक्स। इसमें क्या होता है कि ये सरफेस है, ये हमारा ये सरफेस है, यहां पर इसका एरिया वेक्टर डी ए हो गया। ठीक, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के पैरेलल निकल जा रहा है, ये ई है। यहां पर एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो जैसे ही इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइप्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट हो जाता है, यूनिट जो हो जाता है ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। डायमेंशंस की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है एम, एल का पावर जो एल का जो है वो थर्ड रहेगा, एल क्यूब, टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -1। ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो जाता है।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? अभी हम लोग देखें कि ये डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमको स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस की बात करते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस की बात करते हैं, अगर वो क्लोज सरफेस कोई चार्ज उसके अंदर नहीं है, वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है और वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, चाहे वो फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा, है ना। इफ क्लोज surface which have no any charge and placed in an external field either the field is uniform or non-uniform. Either the field is uniform or non-uniform. Total flux through it is always zero. एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक स्फीयर है, इसके पास Q इज इक्वल टू 0 है, कोई चार्ज नहीं है, और ये एक एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे रखा गया है। इसका टोटल फ्लक्स देखेंगे ये 0 हो जाएगा। ओके, अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक क्यूब है, और किसी एक्सटर्नल फील्ड में है, ठीक, तो यहां पर देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहां से इसका फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0, नीचे वाला का फ्लक्स 0। फ्लक्स हम लोगों को मिलेगा सिर्फ इस पे और इस वाले सरफेस पे, जो कि अगर ये मान लेते कि ये हो गया φ1 और इधर हो गया φ2, तो फाई टोटल इक्वल टू φ1 प्लस φ2 और इट इज इक्वल टू 0, मतलब φ1 जो है इट इज इक्वल टू माइनस φ2। दोनों से जो फ्लक्स निकलेगा, एक से पॉजिटिव फ्लक्स निकलेगा और इससे निगेटिव। देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो यहां से हमको पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। और यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो फ्लक्स हम लोगों को क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और दोनों को जोड़ेंगे जब, दोनों, क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम है, और दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग को नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर पूछता है एक हेमिस्फीयर लेते हैं, इसका रेडियस है r, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
फिर ये क्लोज सरफेस और इसके पास Q इज इक्वल टू क्या है, 0, तो नेट फ्लक्स इसका क्या होगा, 0, है ना। अब ये इसका नेट फ्लक्स 0 कैसे होगा, तो फाई कर्व प्लस फाई इज इक्वल टू 0। एक इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा और दूसरा इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, मतलब फाई कर्व इज इक्वल टू माइनस फाई सर्कुलर। ओके, तो अगर हमको कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस फाई का क्या हो जाएगा, ई डीएस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। ओके, तो ई और इसका एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एस और कॉस 0 डिग्री, ई एस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोगों को सर्कुलर पार्ट का निकालना है फ्लक्स, तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, फाई सर्कुलर इज इक्वल टू माइनस फाई कर्व। ओके, तो फाई सर्कुलर इज इक्वल टू माइनस ई। अभी इसका देख लीजिए, कोई भी एक पार्ट पे लेते हैं और दोनों के बीच एंगल ये देख लीजिए तो अपोजिट हो जाएगा ना, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी एक सेगमेंट में ले लेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू एस और कॉस 180 डिग्री हम लोग डाल लेते हैं, है ना। यहीं पे कोई सेगमेंट ले लेते हैं इसके जस्ट अपोजिट वाला, तो माइनस ई और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 पाई आर स्क्वायर ई जो है वो सर्कुलर पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये तो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करेंगे, इसी केस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या करेंगे। ओके, यहां पर हम लोगों को रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, हम लोगों को सर्कुलर पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक, ये वाला। फिर यहां पर देख लीजिए, फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम लोग सर्कुलर पार्ट का निकालना है, फाई सर्कुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाई कर्व माइनस ई एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि हर पार्ट पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर माइनस ई एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू माइनस ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाई सर्कुलर का। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि नेट फ्लक्स का ही, नेट फ्लक्स 0 पे देख लेते हैं कि ये एक सरफेस दिया हुआ है, ये है इसकी चौड़ाई है बी, ठीक, और यहां से यहां तक का लंबाई है ए, ये थीटा डिग्री बना रहा है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में होने का मतलब ये हुआ कि इस सरफेस, यहां से पूछा कि नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा। अभी फिर देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज है नहीं, तो इसका भी टोटल सारे फ्लक्स, सारे सरफेस का अगर फ्लक्स जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स हमारा 0 आना चाहिए, है ना। आपसे इंडिविजुअल किसी एक सरफेस का भी पूछा जा सकता है, ठीक, तो या टोटल फ्लक्स भी पूछा जा सकता है पूरे सरफेस से। हम लोग देखते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है इसके सरफेस से कितना निकलता है। तो हमारे पास यहां पर देख लीजिए, जो भी जिसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उससे तो हम लोगों को फ्लक्स मिलने वाला नहीं है। जैसे यहां पर ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमको इस सरफेस से ये नाम दे देते हैं 1 2 3 4 और 5, मतलब 2 ट्रायंगुलर सरफेस, वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, उससे हमको फ्लक्स नहीं मिलेगा। फिर नीचे वाला रेक्टेंगुलर सरफेस, इससे भी हम लोगों को फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को फ्लक्स किससे मिलेगा, एक ये वाले सरफेस 1 से मिलेगा और दूसरा ये वाले इंक्लाइंड सरफेस से मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये इंक्लाइंड सरफेस का। इंक्लाइंड सरफेस का एरिया तो हो जाएगा A इज हो जाएगा एरिया, पहले इसका देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू A इंटू बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं, ये है E और इसका एरिया वेक्टर इधर चला गया थीटा, तो इस ये है थीटा, ये क्या है थीटा, तो यहां पर ये थीटा होगा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमारा एरिया वेक्टर जो है A इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ए बी साइन थीटा। तो फ्लक्स अगर इससे निकालते हैं φ1, इसको, ये कौन सा सरफेस था, सेकेंड सरफेस था φ2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा E इंटू ए बी साइन थीटा। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं ये वाला सरफेस फर्स्ट का, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है 180, तो यहां से हमको निगेटिव फ्लक्स मिलेगा, ये तो फिक्स है, ठीक। तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, इसका चौड़ाई है B और लंबाई है A साइन थीटा, तो EAB साइन थीटा और इंटू कॉस 180 डिग्री, तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EAB साइन थीटा। तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस EAB साइन थीटा माइनस EAB साइन थीटा। ओके, देन फाई टोटल इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए, ये क्लोज सरफेस है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, इसका टोटल फ्लक्स क्या है हमारा 0 आया है ना। एक क्वेश्चन है इसी पर, वो देखते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप का, उसमें हम लोगों को पता करना है कि कितना फ्लक्स इंटर कर, मतलब देख लीजिए कि अगर इस तरह का शेप दिया रहा है तो जो एंटरिंग फ्लक्स है और जो फ्लक्स एग्जिट करता है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक, ये इसका प्लेन है। हमसे पूछा जाए, इसका रेडियस भी है ना, हमसे पूछा जाए कि ये यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोग इसे डाल रहे हैं तो कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सिंपली जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा वो इस एरिया से गुजर जाएगा, है ना। तो इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों को मिल जाएगा विथ एंगल जो भी होगा उसका हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बोलता है कि इसका जो एक्सिस है,
इसको अगर हम लोग थोड़े झुका दे, टिल्ट कर दें, तो अब कितना फ्लक्स, जैसे इसको थीटा डिग्री पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, झुका दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि इससे कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है। तो देखिए फील्ड तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है। तो यहां पर एडिशनल 2 एरिया और जुड़ जाएंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम से क्लियर पता चल जाएगा। एक तो ये एरिया 1, एरिया 1, तो इसका देख लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा है तो इससे फ्लक्स φ1 इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। एरिया इसका जो कुछ भी होगा, जैसे इसका हाइट दिया रहेगा h, ठीक है, और रेडियस है इसका r, तो चौड़ाई इसका हो गया 2r, e इंटू 2r इंटू h कॉस थीटा, 2h r e कॉस थीटा। ये फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर प्लेट का हाफ है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका सरफेस एरिया है, तो इसका फ्लक्स ये φ2 हो जाएगा, इसका सेकेंड सरफेस मान लेते हैं, φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, देन φ2 इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हो गया। फिर तीसरा हमारा ये वाला सरफेस, तो इस वाले सरफेस का भी देख लीजिए, इस वाले सरफेस का भी ये थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये हो गया सरफेस एरिया इसका, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका भी φ3 है ना, φ3 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, और cos 90 माइनस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो एंट्रिंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो इंटर कर रहा है इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। तो यहां से सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 2h r e cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, आधा और आधा एक हो जाएगा, e पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ई आर कॉमन ले लिए तो 2h cos थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा। इसी तरह से हम लोगों को इस सिलेंडर की जगह पे कोण भी दिया जा सकता है कि हाँ, कोण को जो है, कोण का एक्सिस को हम लोग थीटा डिग्री झुका रहे हैं, उसका भी ऐसे ही हो जाएगा। ये एक प्लेन इसका निकाल लेंगे और फिर इस दोनों को, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स जो इंटर कर रहा है वो निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें एक देखिए, चार्ज डेंसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चार्ज डेंसिटी को भी इसमें ऐड करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। जैसे यहां पर एक चार्ज रिंग है, ठीक, और एक लैम्डा चार्ज डेंसिटी वाला रॉड जो है वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस r गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहां से यहां तक का y मान लेते हैं। 1 मिनट, यहां से यहां तक y मान लेते हैं और इसका जो चौड़ाई है वो dy मान लेते हैं। तो इस रिंग का जो है एरिया वो क्या निकल जाएगा हमारा, 2 पाई y dy, ओके। 2 पाई y ये हो गया इसका लेंथ और थिकनेस हो गया dy, ये आपका dA का वैल्यू निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑलरेडी फोर्स में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है। इसके कारण इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है F इक्वल टू होता है लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ऐसा होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है QE। देन इसके कारण फील्ड क्या होगा, देखिए जैसे ये फील्ड लगा है तो इसका 2 कंपोनेंट, ये हो जाएगा EX और ये हो जाएगा EY। उसी तरह यहां पर भी EY और EX। तो इससे, इस सरफेस से EX गुजरेगा, EY नहीं गुजरेगा, क्योंकि EY जो है इसके एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन EY डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन इन द फ्लक्स, ओके। तो हम लोगों को जो कुछ भी निकालना होगा वो EX से निकालना होगा। तो यहां पर हमको E का वैल्यू मिल जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यहां पे x का वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे, y, जो भी इसका रेडियस होता था, ये एक फॉर्मूला होता है ना। यहां पर हम लोग y डाल दिए। अब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ E dA E dA हो जाता है। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए E का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू dA का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई y dy। y से y कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dy। इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेकर r तक। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिए और dy का इंटीग्रेशन हो जाता है y 0 से r तक। तो फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा टोटल फ्लक्स जो है इस सर्कल से निकलेगा, ओके। इसके बाद का टॉपिक जो है हम लोगों का है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन के बाद फिर हम लोग सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ताकि फ्लक्स का जितना भी जेई का क्वेश्चन है, जेई का एडवांस का प्रॉब्लम जो है वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, ओके। थैंक यू।